आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जो अपना 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका हिस्सा है। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीजों के बारे में पढ़ लिया होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपने ये पढ़ा होगा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग एक रुके हुए चार्ज के कारण होने वाले जो भी प्रभाव है उन प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है उसको हम लोगों ने चार्ज कहा है। और ये चार्ज के बारे में फिर आप लोगों ने बहुत सारा जो हमारी थ्योरी सीट है उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया होगा कि भाई चार्ज से क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। और उसी क्रम में जो सबसे पहला लॉ हम लोगों को पढ़ना है वो अपना कूलम्ब्स लॉ है। ये कूलम्ब लॉ दरअसल दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स के बारे में दिया हुआ एक लॉ है जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड लॉ है। एक्सपेरिमेंट बेस्ड से मेरा मतलब है कि इसको बहुत सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके इस लॉ को डिड्यूस किया गया है। कोई भी लॉ जिसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में लाने से पहले सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम लोग फाइनली डिड्यूस कर पाते हैं कि हम लोग कोई भी लॉ को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी क्रम में जो कूलम्ब्स लॉ है इसमें क्या करना है हम लोगों को, ये लॉ हम लोगों को फोर्स के बारे में बताएगा और वो फोर्स होगा किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स। चार्ज पार्टिकल से मेरा मतलब है कि चार्जेस का जो डायमेंशन होना चाहिए वो उनके बीच के सेपरेशन के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होना चाहिए। इसीलिए ये भी बात कहा गया है कि कूलम्ब लॉ है जो वो वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। तो पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि भाई जो भी चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए वो इस सेपरेशन के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटे होने चाहिए। अगर सेपरेशन को आप बड़ा कर देंगे तो आप डायमेंशनली बड़े मतलब साइज के ऑब्जेक्ट्स को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो पहली बात ये हो गई। यहां पे हम लोगों ने क्या किया है कि दो चार्जेस लिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है और इनके बीच का सेपरेशन R के बराबर है। तो ये कूलम्ब्स लॉ जो कि पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ये हम लोगों को देता है, इट सेज अबाउट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो पहला तो ये कि इसकी वैलिडिटी किसके लिए है, पॉइंट चार्जेस के लिए। और दूसरा ये कि ये देता क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि ये देता है फोर्स की वैल्यू दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। अब जब हम लोग ये जान चुके हैं कि पहला ये किसके लिए काम करता है और क्या काम करता है, तो फिर हम लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि भाई अब ये काम करता है तो फिर इसके आगे के स्टेप्स में हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं। तो आप लोग ये जानते हैं कि भाई अगर फोर्स निकालना होगा तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से ये बात का पता चला था हमें कि ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। जैसे ये इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड Q2 है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। फिर अगर ये बात सत्य है तो हम लोगों ने इसी कारण इस फोर्स को, कूलम्ब्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर फोर्स भी बोला गया है, या इसको हम लोगों ने फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा है। और इसका सिंपल यही एक रीजन है कि भाई यहाँ पे जो फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, इसीलिए इसका नाम इनवर्स स्क्वायर लॉ रखा गया है। फिर आप ये जानते हैं कि अगर एक ही क्वांटिटी दो अलग अलग चीजों के प्रोपोर्शनल है, एक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख देते हैं। जैसे अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 था, यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² था, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर आप ये कह सकते हैं कि जब भी कभी हमारी इच्छा होती है हम लोग किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक इक्वालिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इक्वालिटी के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख दिया है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के रूप में लिखा जाएगा। ये हमारा इक्वेशन है फोर्स का मैग्नीट्यूड जो ये कूलम्ब्स लॉ से हमें प्राप्त हुआ है। इसके एक एक टर्म्स के बारे में हम लोग जानकारी करें अगर, तो ये फोर्स आप लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहा है। Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस है। आर स्क्वायर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस है। एक नया टर्म है इसमें एप्सिलॉन 0, जिसके बारे में आप लोगों को जानने की इच्छा जरूर होगी। ये ऐसा ई लिख के टेढ़ा वाला और 0 लिख देते हैं, इसको हम लोग एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। और ये एप्सिलॉन 0 कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से हमारा मतलब है, परमिटिविटी का मतलब सिंपली ये रहेगा कि भाई हम लोगों ने पढ़ा था ना कि चार्ज को प्राप्त करने के लिए कुछ तरीके यूज किए जाते हैं। जैसे 5-6 तरीके हैं जिनके बारे में हम लोगों ने थ्योरी सीट में पढ़ा है। जैसे एक कंडक्शन का तरीका है जिसमें कि चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग चार्ज को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कंडक्टिंग वायर के थ्रू भेजते हैं। और एक इंडक्शन का तरीका था उसमें, जिसमें कि दो चार्ज पार्टिकल्स को एक्चुअली अपना कांटेक्ट में नहीं लाते हम लोग, बिना कांटेक्ट में लाए हुए ही एक से दूसरे पे चार्ज को भेजने की कोशिश करते हैं। तो उसी क्रम में ये अपना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आया है। ये सिंपली हम लोगों को ये बात बताता है कि भाई कोई भी मीडियम में चार्ज को इंट्रोड्यूस करने की कितनी, मतलब इंड्यूस करने की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेबिलिटी नहीं है, इसके बारे में ये हम लोगों को बताएगा, है ना। तो ये अपना एप्सिलॉन 0 है। ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी सिर्फ वैल्यू लिखने से कंप्लीट नहीं होगा, तो हम लोगों को इसके साथ क्या करना होगा, इसका SI यूनिट भी लिखना होगा और इसका SI यूनिट होगा इतना, ये होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि भाई एप्सिलॉन 0 को ऊपर ले जाएंगे तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। फिर ये लिख लेने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, एप्सिलॉन 0 का अगर आप चाहें तो डायमेंशन वगैरह निकाल सकते हैं। और एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ Q1 डायमेंशन ऑफ Q2 बाई F इंटू आर स्क्वायर। Q1 को हम लोग लिखते हैं 80, इसको भी हम लोग लिखते हैं 80। F होता है mLT-2 और आर स्क्वायर होता है L स्क्वायर। अब इसमें जो भी उपयुक्त होगा उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपना m-1, फिर L-3 A पर पावर 2 T पर पावर। ये हमारा एप्सिलॉन 0 का डायमेंशनल फॉर्मूला है। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो मिटा दिया जाए ना, चलते रहिए ग्रुप में। तो ये अपना कूलम्ब्स लॉ का बेसिक एक ओवरव्यू है। एक और टर्म इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, जैसे ये हम लोग कह सकते हैं ना कि भाई अगर ये एप्सिलॉन मीडियम डिपेंडेंट है, जैसे हम लोगों ने इसको लिखा कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये वाला अगर हम लोग लिख रहे हैं कि भाई इन फ्री स्पेस है, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ना कि भाई अगर अलग अलग मीडियम लिया जाए तो उस समय पे एप्सिलॉन की अलग अलग क्या वैल्यू हो सकती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पर फिलहाल इसको मिटा दिया जाए और कुछ और इसके जो अपने नियम है उनके बारे में
आगे बढ़ा जाए। तो इसको मिटा दें। फिर एक बार ये पूरा हो गया, इसलिए इस काउंटर को 1 से बढ़ा के 2 कर देते हैं और कूलम्ब्स लॉ के बारे में और सब बातों के बारे में बात किया जाए। जैसे फिलहाल तो हम लोग ये एप्सिलॉन जीरो के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप कोई मीडियम आपको मिल जाए तो उसके लिए जो परमिटिविटी होगा उसको हम लोग एप्सिलॉन लिखते हैं। ये है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। फिर आप ये बात भी कह सकते हैं कि मीडियम के लिए अगर ये अलग अलग होगा तो कुछ मीडियम के लिए हम लोगों को इसके बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए। जैसे एयर के लिए कितना होना चाहिए। सबसे अच्छा जो इंडक्शन हो सकता है वो कोई भी मेटल होगा जिसके लिए होगा, तो मेटल के लिए इस एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए और ये वैल्यू सबसे ज्यादा होने के कारण एप्सिलॉन की वैल्यू इंफिनिटी होता है फॉर मेटल्स। ये एप्सिलॉन की वैल्यू 1 होगा फॉर एयर और ये एप्सिलॉन की वैल्यू 81 होता है फॉर वाटर। ये बस ऐसे ही कुछ ज्ञान के लिए लिखा हुआ है। फिर आप लोग ये जानते हैं कि ये जो एप्सिलॉन है ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग एक रिलेटिव टर्म लिखना चाहें तो इसको एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं और एप्सिलॉन आर होगा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी से अपना मतलब है कि भाई इसको हमें क्या करना होगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। ये एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ऐसे भी ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 है ही और ये एप्सिलॉन आपको दिया ही गया रहेगा जिस भी मीडियम के लिए लिखा जाएगा। आप उसका डिवीजन कर सकते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बता सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। अब हम लोग ये बात करते हैं, अगर ये एप्सिलॉन आर है इसको कहीं कहीं हम लोग के से भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा गया है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ और अच्छी बातें करते हैं। जैसे कूलम्ब्स लॉ कौन कौन रूल्स को ओबे करता है, तो इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन का थर्ड लॉ सबसे फेमस लॉ है भाई। न्यूटन्स थर्ड लॉ का मतलब होता है कि जिसमें एक्शन और रिएक्शंस बराबर होते हैं। अब सिंपल सा रूल है कि मान लो आपका ये चार्ज Q1 है और यहां वाला चार्ज Q2 के बराबर है, तो ये सिंपल ये कहना चाहते हैं कि Q1 जितना फोर्स Q2 पे लगाएगा Q2 भी उतना ही फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स Q1 पे लगाना चाहिए। तो मान लो इस पे लगने वाले फोर्स को अगर मैं ऐसे नाम दे दूं F21, F21 से मेरा मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिख रहा है। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है इसको थोड़ा पास में लिया जाए। हमारे मित्र कह रहे हैं कि भाई आउट ऑफ सीन हो रहा है। तो ये अपने Q1 और Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन R के बराबर है और Q2 पे लगने वाले फोर्स का नाम आपने F21 रख लिया है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और वैसे ही Q1 पे लगने वाले फोर्स का नाम आप F12 रख लीजिए। यह है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू 2। आप ये तो जानते ही हैं कि अगर Q1 और Q2 का नेचर एक जैसा रहा, मतलब अगर दोनों या तो पॉजिटिव चार्ज रहे या दोनों नेगेटिव चार्ज रहे, तो ये फोर्स रिपल्सिव होता है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो अगर ये रिपेल करेंगे तो इनकी टेंडेंसी एक दूसरे से दूर जाने की होगी। अगर दूर जाने की होगी तो आप कहेंगे ना कि ये जो
मतलब एरो बनाया गया है F12 और F21 के लिए, ये उपयुक्त है। ऐसे ही फोर्स लगेगा तभी ये दोनों चार्जेज एक दूसरे से दूर जाने चाहिए। अगर ये एक दूसरे से दूर जाने के लिए ये वाला तरीका है, तो दूसरी बात ये है कि इनका मैग्नीट्यूड का क्या हिसाब किताब होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए भी तो आप जानते ही हैं कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, ये इसके साथ एक अच्छी बात है। फिर तो ये वाला तो अपना पहला मुद्दा है कि भाई जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होंगे, और क्योंकि हम लोगों ने दोनों चार्जेस को पॉजिटिव माना है। दूसरा ये कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/4πε0 Q1 Q2/r² के हिसाब से है, तो वो तो दोनों के लिए बराबर है। तो इसको इक्वल एंड अपोजिट लिखने में हम लोगों को ऐसे भी कोई आपत्ति है नहीं, तो हम लोगों ने ये बात तो लिख दिया है। फिर मान लो कि अगर Q1 और Q2 अलग तरह के चार्जेज हैं, अलग तरह का मतलब है कि ये डिसिमिलर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए, Q1 पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और Q2 पे भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, दोनों को पास लाने की कोशिश की जाएगी। तो पास लाने की कोशिश जब करेंगे तो भी जो फोर्सेज का मैग्नीट्यूड होगा वो तो इसी फॉर्मूले से जाएगा, और उनका डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं ना कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को आराम से ओबे करता है, कोई इसको समस्या नहीं है। फिर हम लोग ये कहेंगे कि भाई इसका डायरेक्शन का मामला ऐसा है कि इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है, जैसे ये वाला अपना ब्रोकन लाइन है, जो कूलम्ब्स लॉ के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमेशा इसी लाइन के अलोंग लगेगा। ये लाइन के अलोंग लगने के लिए इसके जो भी नेचर है उनसे इसको कोई खास मतलब नहीं। जैसे मान लो अगर अपने पास ये दो चार्जेज हैं जो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो आप जानते हो ना कि इसके जो फोर्स लगना चाहिए वो किधर लगना चाहिए, एक दूसरे से दूर। तो एक दूसरे से दूर लगेगा, रिपल्सिव इन नेचर होगा। हम लोग आराम से इन फोर्सेस को ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगर ये दोनों यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रहे तो भी इनका मामला क्या होगा कि इनको एक दूसरे से दूर ही लगना है, क्योंकि यहाँ पे भी ये रिपल्सिव टाइप का ही है। और अगर ये अपोजिटली चार्ज रहे तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ये लगेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो अगर इनको अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही लगना है तो इस तरीके से हम लोग इसे लिख लेते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद हम लोगों को एक बार इसे और मिटाना चाहिए और कुछ और ज्ञान की बातें लिखनी चाहिए। इसको हम लोग 2 से बढ़ा के 3 कर देते हैं। फिर कूलम्ब्स लॉ के बारे में अभी हम लोग अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, तो एक और अच्छी बात इसमें हम लोग ये लिख लेते हैं कि ये जो कूलम्ब्स लॉ है अपना, फोर्स गिवन बाय दिस लॉ इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब है आप लोगों ने वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक जो कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, एक जो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। कंजर्वेटिव इन नेचर वाले फोर्सेस का अच्छा ये रहता है कि अगर आप ऐसा वर्क करिए कि जिस जगह से आपने काम शुरू किया है उसी जगह पे अगर आप वापस चले आए तो एक राउंड ट्रिप में किया गया काम 0 होना चाहिए। ये वाली बात ये कूलम्ब्स लॉ में लगने वाले फोर्स के लिए भी सत्य है।
इसीलिए इसको हम लोग कंजर्वेटिव इन नेचर में रखते हैं। दूसरा, ये जो कूलम्ब्स लॉ है, इसका जो फोर्स होगा, ये फोर्स होना चाहिए दिस फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर। ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स को सेंट्रल इन नेचर कहने का मेरा मतलब है कि भाई सेंट्रल इन नेचर से ये फोर्स हमेशा दो चार्ज पार्टिकल के जो सेंटर होंगे उनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। अगर उनको लाइन के अलोंग लगता है तो इसका क्या एडवांटेज होता है कि भाई एंगुलर मोमेंटम of the bi-charged particle system remains conserved। तो ये वाला कंसेप्ट भी आप लोगों ने रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम L होता है उसका टॉर्क के साथ रिलेशन ऐसा रहता है कि टॉर्क की वैल्यू होती है dl/dt के बराबर। अब यहाँ पे अगर टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाए तो आप कह सकते हैं कि dl/dt की वैल्यू भी 0 हो जाएगा। और dl/dt का वैल्यू 0 होने का मतलब किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कब 0 होता है, तो हम लोग कहेंगे जब वो चीज कांस्टेंट हो। तो अगर वो चीज कांस्टेंट होगा तो इसी कांस्टेंट होने को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो लीनियर मोमेंटम अगर एंगुलर मोमेंटम अगर इसका कंजर्व रहेगा तो उस कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू को 0 होना जरूरी है। अब ये टॉर्क 0 कैसे होगा, इसके बारे में हम लोगों को अपना ज्ञान बढ़ाना है। तो देखो, अगर हमारे पास मान लो कि ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स में लगने वाले फोर्स हमेशा लाइन के अलोंग होंगे, जो लाइन इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को जोड़ती है। और जो अपना R होगा वो R की वैल्यू भी क्या होगा, इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए। तो उस परिस्थिति में आप टॉर्क की वैल्यू जो R क्रॉस F लिखते थे, वो R क्रॉस F में R और F क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और अगर R और F एक दूसरे के पैरेलल है तो टॉर्क की वैल्यू निश्चित रूप से 0 के बराबर होगी। और अगर टॉर्क की वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो dl/dt भी 0 हो जाएगा। dl/dt 0 है, इसका मतलब कि L की वैल्यू कांस्टेंट होगा। L की वैल्यू कांस्टेंट होगा तो ये जो बाई चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, जिसपे कि कोई भी तरह का और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। अब हम लोग इसको भी मिटा देते हैं। फिर इसको 3 से वापस 4 कर दिया जाए। और कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स निकला है वो फोर्स को हम लोग अब वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म अगर आप इस फोर्स को लिखते हैं तो ये फोर्स F हो जाएगा Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड को आपको क्या करना होगा, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो डायरेक्शन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर कैप एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। यूनिट वेक्टर से ये होता है कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के साथ आर कैप को आप चाहो तो वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर आर लिख सकते हैं। और ये दोनों मिलके हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर।
तो वेक्टर के रूप में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। फिर अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये Q1 है, ये Q2 है, ये दोनों के बीच का सेपरेशन है और इन पे लगने वाला फोर्स है ये F21 और ये इस पे लगने वाला फोर्स है F1। तो वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं तो फिर ऐसा लिख लेते हैं कि भाई F21 होगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। फिर अगर ये फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 होगा तो उसके लिए जो भी जरूरी है उनको लिख लिया जाए। ये बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, Q1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब और इधर की तरफ वेक्टर R21। यहां पे R21 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। उसी के हिसाब से इसको लिख दिया गया है। जैसे आप F21 लिख सकते हैं वैसे आप चाहें तो F12 भी लिख सकते हैं और फिर आपको ये बाद में पता चलेगा कि भाई F12 और F21 दरअसल एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, जो बात हम लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था। तो वैसा ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पे लग सकता है, कोई समस्या की बात नहीं है ना। फिर अब इसको भी मिटा दिया जाए और आप लोगों से कुछ सवाल पूछा जाए, वो ज्यादा जरूरी है, उसको मिटा देते हैं। एक और लॉ को ये ओबे करता है कि भाई इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में आप लोग वेव वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसमें यह होता है कि किसी भी दो चीजों के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहता है थर्ड चीज के प्रेजेंस या ऑब्सेंस से। जैसे हम लोग यहां पे लेते हैं कि भाई मान लो आपके पास कोई एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और इसके सराउंडिंग में और बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं, Q2, Q3, Q4, Q5, यहाँ पे कोई Qn है, ये सारे पॉइंट चार्जेस पड़े हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो हम लोगों को सिंपल ये काम करना है कि अगर आप F1 लिख लेते हैं, ये F1 है नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस प्रेजेंट। फिर उस कंडीशन में F12 क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, उसका नाम रख देते हैं F13, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3 अप टू F1n, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Qn। तो ये लॉ का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। एकदम सिंपल से मेरा मतलब है कि F1 जो नेट फोर्स ऑन 1 होगा ना, ये F12, F13, F14 प्लस अप टू F1n के बराबर है। मतलब अगर आप स्टेटमेंट में कहें
तो आप लोग ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सिर्फ दो मतलब है। पहला मतलब ये कि किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में होने वाला इंटरेक्शन का किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल से कोई रिश्ता नहीं है। जैसे Q1 और Q2 के समय में के बीच में जब फोर्स लग रहा होगा तो ये फोर्स कंप्लीटली अननोन होगा किससे, Q3 से, Q4 से, Q5 से, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी जो जरूरी बात है वो ये है कि जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा वेक्टर सम ऑफ ऑल सच इंडिविजुअल फोर्सेज होगा। जैसे F1 पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो F12, F13, F14 इन सारे फोर्सेज के वेक्टर सम के बराबर होगा। सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसके अलावा और कोई समस्या इसमें नहीं है। तो एकदम छोटी सी बात है जिसको आप लोगों को जान लेना है। अगर आप लोग चाहें तो वेक्टर के रूप में इसको लिखना चाह रहे हैं तो ऐसा लिख लीजिए कि भाई ये F12 को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया कि ये F13 को, यहां से जो फोर्स लग रहा है ये F14 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 वाले F15 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप आराम से देख सकते हो ना कि ये जितने भी फोर्सेज आपको दिख रहे हैं ये सारे फोर्सेज का आपको वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, ये आप सिंपल बता सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो ये कूलम्स लॉ में जो फोर्स है ये फोर्स इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करता है। अब इतनी सी बात के बाद एक दो सवाल किया जाए और आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दिया जाए। ये अपना पेज 5 है। पेज 5 में एकदम छोटे सवाल से शुरू करते हैं। जैसे मान लो यहां पे दो फोर्सेज है, दो पॉइंट है, पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्जेस है, एक है Q1, एक है Q2। Q1 की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6। इन दोनों के बीच की दूरी को 1 मीटर ले लिया है। तो उस परिस्थिति में लगने वाला जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को लिखना है F21, और इधर पे लगने वाला फोर्स F12 के बारे में आपको पता करना है। आप लोग तो जानते ही हैं कि फॉर्मूला यही वाला लेंगे हम लोग, 1/4πε0 Q1 Q2 R²। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 1 × 10⁻⁻6 2 × 10⁻⁻6/1। अब आप आराम से इसको लिख सकते हैं 18 × 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना सिंपल है, डायरेक्शन तो आप लोग देख ही रहे हैं कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसी तरीके से लगना चाहिए है। एक और छोटा सवाल है कि अपने पास एक ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या इससे पहले एक ये वाला सवाल किया जाए। ये चार्ज पार्टिकल 1 है, ये 2 है और ये है 3। यहां पे Q चार्ज लिया हुआ है, यहां हमने -Q चार्ज लिया हुआ है, यहां भी चार्ज Q के बराबर है। आप लोगों को पता करना है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज 1, नेट फोर्स ऑन चार्ज 2, नेट फोर्स ऑन चार्ज 3। सब पे नेट फोर्स की वैल्यू को पता करना हम लोगों का काम है। जैसे मान लीजिए हम लोग F1 निकालना चाहते हैं कि नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 कितना हो, तो आप कहेंगे ना कि इसको निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए,
एक वेक्टर सम करना होगा आपको दो फोर्सेस का। पहला फोर्स F12 फोर्स चार्ज 1 पे लगने वाला जो चार्ज 2 के कारण लग रहा है, और दूसरा है F13 जो 1 पे लग रहा है 3 के कारण, ऐसा है। तो F12 जो लगेगा वो किधर की तरफ होना चाहिए, उसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ये बन जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच की दूरी r के बराबर है, इनके बीच की भी दूरी r के बराबर। तो Q1 Q2 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और इसका हम लोग डायरेक्शन ले लेंगे प्लस जो भी इसमें वैल्यूज होंगी वो वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, बंद कर दीजिए। फिर इससे आगे हम लोग कल सवाल देखेंगे। कितना देगा? हेलो, कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ वाले चैप्टर को स्टार्ट किया है, और कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोगों ने कल क्लास में पढ़ा था। उन्हीं सब बातों को मैं एक बार क्विक रिकैप करना चाहता हूँ, ताकि जो लोग भी कल का वीडियो नहीं देखे हो उन्हें भी एक थोड़ा सा आइडिया मिले कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा है। तो पहले शुरुआती कुछ समय के लिए हम लोग इसको रिकैप करते हैं और उसके बाद से फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने कल ये बात किया था कि जो अपना कूलम्ब्स लॉ है, ये लॉ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बनाया गया है। लाइक कूलम्ब ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया था चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो उनका लॉ है इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, और ये हम लोगों को क्या देता है। तो सबसे पहला जो कूलम्ब ने कंक्लूड किया वो ये बात थी कि उनका ये लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। तो हम लोग इसको सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड रखते हुए स्टार्ट करेंगे। दूसरा ये कि ये देता क्या है, तो उसके लिए हम लोग ये जानते हैं कि ये हमेशा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में ऑपरेट होने वाले फोर्स के बारे में हम लोगों को बताता है। इस फोर्स का नेचर कैसा होगा, ये फोर्स को हम लोग क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली कैसे जानेंगे, इसके बारे में भी हमें देखना है। जैसे ये बात देखना है हमें कि भाई जो अपना फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, और उसका डायरेक्शन वगैरह के बारे में क्या जानकारी है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं अलग अलग, वो कैसे होंगे इनके बारे में हम लोग ये स्लाइड में देखेंगे। जैसे सबसे पहला स्टेटमेंट ये है अपना कि भाई ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स हमेशा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है, तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 से। दूसरा स्टेटमेंट कि ये फोर्स हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स। लाइक F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो ये वाला एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। दोनों मैथमेटिकल इक्वेशंस को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा। अगला आप लोग जानते हैं कि जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाएंगे वैसे ही कोई एक कांस्टेंट हमें इंट्रोड्यूस करना होगा, और ये कांस्टेंट को हमने K मान लिया है, तो फोर्स F हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर। ये जो अपना K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी टोटल वैल्यू होती है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, जो कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के बराबर होता है। एप्सिलॉन 0 को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसके बारे में हम लोगों ने कल स्टडी किया हुआ है। अगला स्टेटमेंट अपना ये है कि भाई फोर्स कितना आ गया। अब ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग कंप्लीट बात नहीं कह सकते। तो इस मैग्नीट्यूड के बाद हम लोग अगला जो काम करते हैं वो कि इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होना चाहिए। उसके लिए ये स्टेटमेंट है अगला वाला कि भाई फोर्स लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलोंग ही ऑपरेट करेगा। जो अपना फोर्स है वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑपरेट कर सकता है। अब इसमें दो तीन कंडीशंस बन सकते हैं। जैसे एक कंडीशन ये है कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज हो तो ये जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये दोनों नेगेटिवली चार्ज हुए तब भी ऐसा होगा कि दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग।
इसके आगे अगर ये दोनों अपोजिटली चार्ज हुए तो उस कंडीशन में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए, और वो अट्रैक्टिव फोर्स का मामला ऐसा रहेगा कि भाई वो फोर्स कोशिश करेगा कि दोनों चार्जेस पास चले जाएं। अगला स्टेटमेंट ये है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी कभी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है तो उसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ से हमारा मतलब है कि फोर्स एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्स आ गया, और वो प्रोपोर्शनलिटी किसके टर्म में है, आर के स्क्वायर के टर्म में, इसीलिए इसका नाम इनवर्स स्क्वायर लॉ रखा गया है। अगला स्टेटमेंट कि भाई इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कल हम लोगों ने ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात किया था, और उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि भाई जो चार्ज पार्टिकल होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चार्ज पार्टिकल हमेशा मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कोई एक जगह पे मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स पड़े हुए हों, तो मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो इस तरीके का होगा कि कोई दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रहा जो फोर्स होगा वो हमेशा इस बात से इंडिपेंडेंट होगा कि थर्ड और फोर्थ चार्ज वहां पे प्रेजेंट है कि वहां से अब्सेंट है, और फिर उन सारे चार्ज पार्टिकल के बीच में आपस में लग रहा जो फोर्स है, उस फोर्स का जो वेक्टर सम होगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए नेट फोर्स निकालने के लिए। तो यही ये बात को रिप्रेजेंट करता है। कल हम लोगों ने इसके लिए लिखा भी था कि भाई ये जो एफ नेट है ये F12, F13, F14 ऐसे करके आप चाहें तो F1N तक इसको जोड़ सकते हैं। इसके बारे में भी आप लोग कल वाला वीडियो में देख सकते हैं। अगला, कूलम्ब फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब आपको पता ही है, वर्क पावर एनर्जी में आपने पढ़ा होगा कि फोर्स दो तरीके के होते हैं, एक कंजर्वेटिव इन नेचर और दूसरे नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर वालों की खास बात होती है कि नेट वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल के अबाउट एक राउंड ट्रिप में वर्क करेंगे तो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा दिया गया जो फोर्स है उस फोर्स के द्वारा किया गया काम राउंड ट्रिप में जीरो होगा, इसीलिए इसको हम लोगों ने कंजर्वेटिव इन नेचर कहा है फोर्स को। अगला स्टेटमेंट, कूलम्ब फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर। सेंट्रल इन नेचर से अपना मतलब है कि भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो हमेशा दो ऑब्जेक्ट के सेंटर से ऑपरेट होते हैं, उनके सेंटर से लगते हैं। अब अगर ये इनके सेंटर से लगेंगे तो उस कंडीशन में फोर्स और आर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो के बराबर, क्योंकि टॉर्क हुआ करता है आर क्रॉस एफ, और जैसे ही ये टॉर्क जीरो हो जाएगा आप कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम उस सिस्टम का क्या होना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। तो ये नेट एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन को भी बताता है। यही सब बातें हम लोगों ने कल पढ़ा था, और उसके बाद से आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। और आगे आज पढ़ने में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस लेना है, और उन क्वेश्चंस के थ्रू एक बार देखना है कि हम लोग ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट को कितना ज्यादा अप्लाई कर पाते हैं। फिर इसको हम लोग पार्ट 1 के बदले अब पार्ट 2 कर देते हैं, ताकि आप लोगों को लिखने में आसान रहेगा। फिर कल हम लोगों ने एक सवाल किया था, बस उसी सवाल से आगे बढ़ते हैं। जैसे एकदम सिंपल सवाल ये हो सकता है हमारे पास कि अपने पास 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज Q, चार्ज -Q और चार्ज 2। इन सबके बीच की दूरी को हम लोग R के ही बराबर रखते हैं। अगर आपको ये पता करना हो, जैसे हम लोग ये पता करते हैं फाइंड
नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, नेट फोर्स ऑन चार्ज 2q। तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उनका साइन भी दिया हुआ है। आप लोग तुरंत कहेंगे कि नेट फोर्स निकालने के लिए हमें बस दो रूल्स को अप्लाई करने की जरूरत है। पहला रूल कि एफ नेट जो लगेगा पहले वाले केस में, उसके लिए क्या जरूरी है कि दो फोर्स इस क्यू पे लग रहे होंगे। पहला फोर्स किसके कारण लग रहा होगा, तो हम लोग ये कहेंगे कि एफ ड्यू टू माइनस क्यू प्लस एफ ड्यू टू प्लस 2। आपको सिंपली यही काम करना है कि नेट फोर्स में इन दोनों फोर्सेज के कंट्रीब्यूशन को जोड़ना है और जोड़ के पता करना है। जैसे यहां पे जो फोर्स लगेगा वो अगर हम लोग लगाते हैं रूल, तो क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लगना चाहिए। आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये माइनस साइन क्यों इंक्लूड नहीं किया है, तो उसके लिए मैं आपको कह दूं कि पहले ही अपनी बात हो चुकी है कि कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स होता है वो मल्टीपल होता है किसका, मैग्नीट्यूड्स का। और मैग्नीट्यूड में कभी ऐसा नेगेटिव साइन इंक्लूड करने की कोई बात ही नहीं है, इसीलिए हम लोग आराम से इसको सिर्फ k क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर लिख लेते हैं। हाँ, ये वेक्टर है तो वेक्टर में हमें फोर्स को भी इंक्लूड करना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि अगर अपोजिटली चार्ज हुए तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये माइनस क्यू वाला फोर्स किधर की तरफ होना चाहिए, राइट वर्ड। तो अगर ये राइट वर्ड फोर्स है तो इसीलिए हम लोग इधर की तरफ एक एरो बना लेते हैं सिंपल। अब 2q के कारण जो फोर्स लग रहा होगा उसको लिखने की जिम्मेवारी है अपनी। 2q के लिए भी आप यही करेंगे कि k इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इसके लिए q है, इसके लिए 2q है, डिवाइडेड बाई सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस जो कि 2r का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है, तो टोटल डिस्टेंस 2r हो जाएगा। और यहां पे लगने वाले फोर्स का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस से मेरा मतलब है कि दोनों पे साइन पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर ये रिपेल करेंगे तो ये वाला फोर्स होना चाहिए कितना, इधर की तरफ F2q और ये इधर की तरफ F माइनस q। तो ये वाला जो फोर्स बन रहा है अपना, ये लेफ्ट वर्ड बन रहा है। अब आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा kq स्क्वायर बाई आर स्क्वायर राइट वर्ड प्लस 2kq स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर राइट वर्ड। आप इसको लिख सकते हैं kq स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लेफ्ट वर्ड प्लस kq स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर लेफ्ट वर्ड। अब आप दोनों को देख के डिसाइड कर लीजिए कि दोनों में से कौन बड़ा फोर्स है। हम लोग आराम से कह सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है जबकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो निश्चित रूप से राइट वर्ड वाला फोर्स बड़ा है। तो अगर ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला छोटा है तो हम लोग नेट को ऐसे घटा के लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा अपना kq स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर राइट वर्ड की तरफ। ऐसे ही सिमिलर आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा और ये दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करके इसका जो भी आंसर है वो आंसर को आप कमेंट में लिख सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। खैर, तो इस सवाल को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लाइक आप लोगों के लिए अगर मुझे क्विक रिव्यू में कुछ बताना हो तो मैं सिंपली यही बात कहूंगा कि अगर ये -q वाले चार्ज के लिए देखा जाए तो इसके लिए फोर्सेज का हिसाब किताब क्या रहेगा। यहां पे लगने वाले फोर्स, इसके ऊपर दो फोर्स हैं जो लग सकते हैं और वो दोनों फोर्सेज को एक साथ लिखना है। लाइक अगर ये 2q वाले के कारण फोर्स देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि ये 2q वाला फोर्स क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस अपोजिटली साइन है। और वैसे ही +q और -q ये दोनों भी आपस में अपोजिट साइन के हैं, तो ये वाला भी फोर्स क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए F2 फोर्स को भी हमने इधर की तरफ बनाया है। अब ये दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड आप लिखिए, इनका डायरेक्शन आपको पता है
और फिर आप नेट फोर्स क्या होगा, कितना होगा, इसके बारे में बहुत आसानी से आइडिया लगा सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं, ये वाला जो अपना 2Q है, इसके लिए अगर थर्ड वाले पार्ट में हमें देखना हो तो आप कह सकते हैं कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज के लिए हम लोग सोचेंगे तो ये होना चाहिए था कितना, F माइनस क्यू। इसको मैंने इसलिए लिख दिया है कि ये 2Q और ये माइनस क्यू अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के होंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ, अट्रैक्ट होगा तो फोर्स को इस तरीके से लगना चाहिए। जबकि ये वाला प्लस क्यू और ये वाला 2Q के बारे में आप सोचोगे तो दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों सिमिलर चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, तो इनको रिपेल करना चाहिए। रिपेल करना चाहिए इसका मतलब इन्हें दूर जाना चाहिए, और दूर जाने का मतलब ये Q के कारण जो फोर्स लगेगा वो होना चाहिए था अपना दूर की तरफ, तो इसीलिए इसको दूर की तरफ बना दिया है। अगेन आपको सबका मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन दिया हुआ है, उनको जोड़ लीजिए और जोड़ के अपना आंसर बताइए कि कितना होगा। तो ये अपना पहला सवाल है, जिस सवाल में हम लोगों ने दो कंसेप्ट का यूज किया है, पहला कूलम्ब्स लॉ का और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो अब इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा सवाल को मुश्किल किया जाए। मिनट कितना हुआ? तो हम लोग पार्ट 2 को पार्ट 3 कर लेते हैं, और ये वाला अपना एग्जाम्पल 2 है, इसका फोटो भी लेते रहिए, ठीक है, तो पूरा लिख दिया जाए। तो ये अपना एग्जाम्पल 2 है। इस एग्जाम्पल 2 को हम लोग पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। डिफरेंट करने के लिए जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन में चार्जेस को रखा था, अब हमारी इच्छा है कि हम लोग क्या करें कि एक ऐसा ट्रायंगल ले लें। ये ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं ABC, और ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होने का मतलब है कि तीनों साइड्स का लेंथ A के बराबर हमें लेना है, और इससे आपको क्या करना है, सारे वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज पुट कर देना है। और छोटा सवाल कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट C। पॉइंट C पे जो चार्ज प्रेजेंट है उस पे लगने वाले नेट फोर्स के बारे में आप लोगों को बताना है। तो आप लोग कहेंगे कि यहां पे भी हम लोगों को बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए जैसा हम लोग पिछले सवाल में बढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि भाई फोर्स ऑन C ड्यू टू A। इसको अगर आपको मन करे तो इसका नाम आप F1 रख लीजिए। ये F1 कितने के बराबर होगा, K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। दूसरा F और C ड्यू टू B। B वाले के कारण के फोर्स को मैं F2 लिख लेता हूं। ये भी वैसे ही आने वाला है, K इंटू Q बाई A स्क्वायर, दैट इज KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये जो दोनों फोर्स हैं हमारे पास F1 और F2, इनके बीच का अगर कोई आदमी एंगल देखने की कोशिश करे तो एंगल बिटवीन द फोर्सेस, चलिए पहले इसको हम लोग पिक्टोरिकली देखते हैं। जैसे A से C पे लगने वाला जो फोर्स जिसका नाम हमने F1 रखा है, उसको अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट। और दूसरी बात इसमें यह होनी चाहिए कि ये दोनों चार्जेस क्योंकि एक जैसे दिखने वाले हैं, तो अगर ये एक जैसे दिखने वाले हैं तो इन्हें दूर की तरफ लगना चाहिए। बस मैंने इसे दूर की तरफ लगा दिया है, कोई समस्या नहीं है।
अगला काम हम लोगों को जो छोटा सा करना है वो ये है कि ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। अब फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी लगाना है, तो ये वाला फोर्स किधर की तरफ लगना चाहिए, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अगेन लगेगा, और दूसरा ये भी रिपल्सिव इन नेचर होगा। देखो ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए। सिंपल है। तो एंगल बिटवीन द फोर्सेज वेक्टर है, और वेक्टर के लिए एंगल देखा जाता है जो दोनों के टेल के बीच में लग रहा एंगल होता है। तो यहाँ पे दोनों के टेल के बीच में लग रहा एंगल सिंपली 60 डिग्री है, तो इसीलिए एंगल बिटवीन द फोर्सेज 60 डिग्री लिख लिया है मैंने। अब आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एफ नेट ऑन सी निकालें तो उसको ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर के रूप में, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस 60 डिग्री। आप आराम से ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं उन वैल्यूज को पुट करना है, जैसे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। फिर अगला ये बन जाएगा अपना KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 इंटू KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको एफ नेट की वैल्यू आएगा √3 KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर। ये इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन किधर होगा इसका, तो आप लोग जानते हैं कि अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर रहता है तो उस केस में जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर की तरफ होता है। तो एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री पे है, आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3f एट 30 डिग्री फ्रॉम F2 और एट 30 डिग्री फ्रॉम F4। ये दोनों बातें इक्वली करेक्ट है, इनमें कोई समस्या नहीं। फोटो में चाहे तो ले सकते हैं। इसका शूट कैसे होगा? एक अपना वाला फोटो ले लीजिए, मान लीजिए देखना होगा। तो अब हम लोग इसी सवाल को चाहे तो थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाइड जो सवाल होगा वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। जैसे मैं इसमें एक सिंपल सा मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं, और इस मॉडिफिकेशन को हम लोग एग्जाम्पल 3 कहेंगे। एग्जाम्पल 3 में सिंपल सा काम ये करना है कि जो ए पे अपना, इसको हम लोग क्या करते हैं सब मिटा देते हैं, फिर आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछा जाए। तो अगला सवाल यह है कि भाई अगर हम लोग सी पॉइंट को एक चार्ज रख देते हैं जो इस बार प्लस क्यू के बदले माइनस क्यू, तो फिर से उसी सवाल का जवाब दीजिए कि भाई फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे जो चार्ज प्रेजेंट है उस पे जो नेट फोर्स होगा उसके बारे में आपको पता करना है। ये वाला अपना एग्जाम्पल 3 है। सिमिलरली एग्जाम्पल 4 में
आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहिए। एक ही तरह के सवाल जिसमें थोड़ा डाटा चेंज है उनको प्रैक्टिस करने। ये अपने ABC तीनों है, यहाँ पे +Q चार्ज है, ये चार्ज को इस बार -Q रख देते हैं और यहाँ वाला चार्ज को +Q ही रखते हैं। फिर से सवाल वही रहेगा जो पहले लिखा हुआ कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट C। 3 सवालों के बाद ये भी एक सवाल है जो आप लोगों को ही सॉल्व करना है। फिर से वही इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है, जैसा इक्विलैटरल ट्रायंगल ये पिछले सवालों में चल रहा है। यहां A, B और C, ये वाला चार्ज अपना +Q है, ये वाला भी चार्ज +Q है, यहां वाला चार्ज है। फिर एक छोटा सा चार्ज है जो इसके सेंट्रॉइड पे हम लोग रख देते हैं -Q। फिर फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंट एट सेंट्रॉइड। जो अपना सेंट्रॉइड है उस पे जो चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज पे कितना नेट फोर्स लग रहा होगा ये भी आप लोगों को पता करना है। तो इनके जो भी आंसर्स आते हैं और आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके अपने ग्रुप पे सॉल्यूशन को पोस्ट करिए, ठीक है। बता दिया जाए, एक फोटो ले लीजिए। कितना समझ गया? अब हम लोग इसको फिर पार्ट 4 कर देते हैं। एक ट्रायंगल के बाद एक स्क्वायर के लिए आप लोगों को इस सवाल को सॉल्व करना चाहिए। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल 6 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 6 में थोड़ा सा डिफरेंट काम है। थोड़ा सा डिफरेंट से मेरा मतलब है कि जैसा पिछला सवाल देखा था आपने, उसी सवाल में ग्रेजुअल इंक्रीमेंट है। जैसे ये A है, ये B है, ये C है। A वाले पे चार्ज +Q रखा हुआ है जैसा पहले भी था, B वाले पे चार्ज +Q रखा हुआ है जैसा पहले भी था, C वाले पे भी चार्ज +Q रखा हुआ है जैसा पहले भी था। फिर पिछले सवाल में इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था। पिछले सवाल के जैसा ही एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था, जिस चार्ज पार्टिकल का चार्ज था -Q के बराबर। फिर इफ mass of each charged particle present at vertices of the triangle is smaller. Find angular velocity
particle of each charged particle present at the vertices if they are moving along a circular path, keeping charge at centroid at center of the सर्कल। तो ये एक सिंपल सा सवाल है जिसे आप लोगों को सॉल्व करना है। इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इससे एक छोटे सवाल में आपकी मदद कर सकता हूं, उसी को देख के आप लोगों को ये वाला सवाल करना है। जैसे मैं छोटा सा सवाल ये ले लेता हूं कि अपने पास दो चार्ज पार्टिकल्स, ये -q है और ये +q है। ये वाला जो +q चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन r के बराबर है, और ये वाला जो +q चार्ज है ये एक सर्कल के अराउंड घूमता है। अगर ये सर्कल के अराउंड घूमता है जिसमें -q को आपने रखा हुआ है सेंटर पे, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होना चाहिए? तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फोर्स निकालेंगे कूलम्ब्स लॉ की मदद से, और वो फोर्स किधर की तरफ होगा? सेंटर की तरफ। तो ये जो कूलम्ब फोर्स F होगा, ये F वाला कूलम्ब फोर्स को आप कितना लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू होनी चाहिए K कैपिटल Q स्मॉल q बाई r स्क्वायर। एकदम सिंपल बात है। फिर जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगते हैं उनको हम लोग F सेंट्रीपिटल भी तो बोलते हैं ना, तो इसीलिए इसको हम लोग FC लिख लेते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर होता है? m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। इस चार्ज पार्टिकल का मास मैंने s1m लिया हुआ है, तो Fc की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर हो जाएगा। आप तो जानते हैं कि ये दोनों फोर्स अलग अलग नाम से भले जाने जा रहे हैं, पर ये दोनों इक्वल है, तो F की वैल्यू को Fc के बराबर लिख लेना चाहिए। अगर F की वैल्यू Fc के बराबर है तो K कैपिटल Q स्मॉल q बाई r स्क्वायर इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा। और इस इक्वेशन की मदद से आप आराम से ओमेगा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ओमेगा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो आप इसके साथ ही चाहें तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसका, चाहे तो इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। जो भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उनको यूज करेंगे। सिमिलर हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। कोई एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ लीजिएगा और उस चार्ज पार्टिकल के लिए इस तरीके से सॉल्व करिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर अगले बार में हम लोग थोड़ा ये कूलम्ब्स लॉ को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।